नमस्कार, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सभी भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के महत्वपूर्ण एवं परीक्षोपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एलटी गेट सोशल साइंस सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के सभी प्रश्न गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 के प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 61वां वीडियो है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना राजदूत किसने भेजा था, यहाँ तक चर्चा कर लिया है। और आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नांकित किस प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवराह थी? तो यहाँ पे आदिवराह किस प्रतिहार शासक की उपाधि थी? तो आदिवराह जो है मिहिर भोज की उपाधि थी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। मिहिर भोज जो है एक प्रतिहार शासक था, एक प्रतिहार शासक था और उसका एक अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। उसका अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज की जो है उपाधि आदिवराह उपाधि मिलती है। और ग्वालियर लेख का लेखक भी कभी पूछा जाता है। ग्वालियर अभिलेख का लेखक कौन है? तो वालादित्य है। ग्वालियर अभिलेख का लेखक कौन है? वालादित्य ने जो है ग्वालियर अभिलेख की रचना की थी। मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, जिसका शासन काल जो है 836 से लेकर 883 ईस्वी है। 836 से लेकर 883 ईस्वी। इसको भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अगर भोज प्रथम आता है तो भोज प्रथम मिहिर भोज को ही कहा जाता है। और इसने जो है एक इसका वराह ताम्रपत्र लेख है। वराह ताम्रपत्र लेख, वराह ताम्रपत्र लेख। तो एक प्रश्न आता है कि मिहिर भोज ने किस स्थान से वराह ताम्रपत्र लेख को निर्गत किया था? तो वराह ताम्रपत्र लेख जो है मिहिर भोज ने महोदय नगर, कहां से? महोदय नगर। किसका नाम है महोदय नगर? यह कन्नौज या कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम है। तो महोदय नगर से इसने वराह ताम्रपत्र लेख को निर्गत किया था। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री के परीक्षा में पूछा गया था एक प्रश्न कि मिहिर भोज को प्रभास की उपाधि जो है मिहिर भोज को प्रभास की उपाधि किस अभिलेख में प्रदान की गई दी गई है? तो मिहिर भोज को प्रभास की उपाधि जो है दौलतपुर अभिलेख में, दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज की एक उपाधि मिलती है, प्रभास मिलती है। तो दौलतपुर अभिलेख हो गया आपका, वराह ताम्रपत्र लेख हो गया, ग्वालियर अभिलेख हो गया। एक है अभिलेख पंजाब से प्राप्त हुआ पेहोवा अभिलेख। ये सब काफी महत्वपूर्ण कंटेंट है जिसपे हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। तो पेहोवा अभिलेख जो पंजाब से प्राप्त हुआ है और इसमें जो है प्रतिहार काल में घोड़ों के क्रय विक्रय में लगने वाले बाजारों का उल्लेख है। घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए लगने वाले बाजारों का इसमें उल्लेख है पेहोवा अभिलेख में। और इसके पिता का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिहिर भोज के पिता का क्या नाम था? तो रामभद्र जो है मिहिर भोज के पिता का नाम था। क्या था? रामभद्र, जिसने जो है 833 से लेकर 836 ईस्वी तक शासन किया था। 833 से। और माता का नाम इसके पूछा जाए तो माता का नाम है अप्पा देवी। माता का नाम अप्पा देवी है। और आपका वही एक प्रश्न और आता है, महोदय नगर के स्कंदवार से जारी, वही थोड़ा सा प्रश्न का स्वरूप बदल जाता है। महोदय नगर के स्कंदवार से जारी, स्कंदवार मतलब जो सैनिक शिविर होता है। तो महोदय नगर के स्कंदवार से जारी कौन सा लेख है जो मिहिर भोज से संबंधित है? तो वही वराह ताम्रपत्र लेख है। एक अभिलेख है ऊड़ा अभिलेख। ऊड़ा अभिलेख है। तो ऊड़ा अभिलेख से मिहिर भोज का जो काठियावाड़ पर उसका अधिकार जो है उसकी पुष्टि होती है ऊड़ा अभिलेख से कि मिहिर भोज ने काठियावाड़ पर भी अपना अधिकार किया था। कभी कभी इसके समकालीन पाल शासकों के नाम पूछ ले जाते हैं कि मिहिर भोज के समकालीन पाल शासक कौन थे? तो देवपाल, विग्रहराज,
देवपाल, देवपाल, विग्रहराज और नारायण पाल, और नारायण पाल। और मिहिर भोज के जो है, मिहिर भोज का समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो अमोघवर्ष, अमोघवर्ष कृष्ण तृतीय और कृष्ण तृतीय, अमोघवर्ष और कृष्ण तृतीय इसके समकालीन राष्ट्रकूट शासक थे। प्रश्न आता, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और किस प्रतिहार शासक के काल में या समय में सुलेमान नामक यात्री ने, सुलेमान नामक यात्री ने भारत यात्रा किया था? तो सुलेमान किसके समय में आया था? प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय में आया था। और उसने जो है मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। अरबों का सबसे बड़ा शत्रु, मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया है? तो सबसे बड़ा शत्रु जो है किसने बताया है? सुलेमान ने बताया है। और गुर्जर देश का जो है उल्लेख वह जुज्र नाम से करता है, जुज्र नाम से गुर्जर देश का उल्लेख करता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। ग्वालियर प्रशस्त के अनुसार जो एक सेंटेंस परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूजीसी में पूछा गया है कि ग्वालियर प्रशस्त मतलब किस प्रशस्त के अनुसार? कि अगस्त ऋषि ने तो केवल विंध्य पर्वत का विस्तार अवरुद्ध किया था, किंतु भोज ने कई राजाओं पर आक्रमण कर उनका विस्तार रोक दिया। अगस्त ऋषि ने न तो केवल विंध्य पर्वत का विस्तार अवरुद्ध किया था, किंतु भोज ने कई राजाओं पर आक्रमण कर उनका विस्तार रोक दिया। इसका विवरण कहां से प्राप्त होता है? तो यह हमें ग्वालियर प्रशस्त से ही प्राप्त होता है, ग्वालियर प्रशस्त से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का प्रश्नगत उत्तर क्या सही है? मिहिर भोज। और आदिवराह की उपाधि उसको किस लेख में दी गई है? ग्वालियर अभिलेख में। प्रवास की उपाधि दौलतपुर अभिलेख में काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रामगुप्त की कथा निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त नहीं होती? तो रामगुप्त जो है एक गुप्त शासक था जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र माना जाता है। और समुद्रगुप्त के बाद और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पहले जो है उसका शासन था। पहले जो है रामगुप्त को एक ऐतिहासिक शासक नहीं माना जाता था, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। तो रामगुप्त की जो ऐतिहासिकता है वह देवी चंद्रगुप्तम से होती है सिद्ध, नाट्य दर्पण से सिद्ध होती है और श्रृंगार प्रकाश से होती है। कथा सरित साकर जो कि सोमदेव की रचना है उसका रामगुप्त की ऐतिहासिकता से कोई भी संबंध नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें देवी चंद्रगुप्तम, रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के लिए देवी चंद्रगुप्तम की कथा है। और लेकिन जो देवी चंद्रगुप्तम है किसकी रचना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना, किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। लेकिन यह अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, यह अपने मूल रूप में अप्राप्य है। इसके उद्धरण जो है कुछ रचनाओं में हमें इसके जो है उद्धरण जो है कुछ रचनाओं में प्राप्त होते हैं। जैसे आपका नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण किसकी रचना है? रामचंद्र और गुणचंद्र की, रामचंद्र और गुणचंद्र की रचना है नाट्य दर्पण। तो इस नाट्य दर्पण में देवी चंद्रगुप्तम के 6 उद्धरण प्राप्त होते हैं, देवी चंद्रगुप्तम के 6 उद्धरण प्राप्त होते हैं। इसके बाद आपका है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? परमार भोज की रचना है। श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? भोज की रचना है। और इसमें जो है श्रृंगार प्रकाश में जो है देवी चंद्रगुप्तम के 3 उद्धरण प्राप्त होते हैं, 3 उद्धरण प्राप्त होते हैं। ठीक है। और श्रृंगार प्रकाश हो गया, देवी चंद्रगुप्तम का नाट्य दर्पण हो गया। और एक रचना हर्षचरित्र है हमारी, जो बाणभट्ट की हर्षचरित्र है, उसके एक टीकाकार थे, उनका नाम था शंकरार्य, शंकरार्य उनका नाम था। तो शंकराज ने अपनी टीका में इसका उल्लेख किया। हर्षचरित्र के टीकाकार शंकराज ने अपनी रचना में रामगुप्त की ऐतिहासिकता या रामगुप्त के संबंध में कुछ विवरण दिया है। एक रचना है काव्य मीमांसा, काव्य
मीमांसा सब काफी महत्वपूर्ण है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? काव्य मीमांसा किसकी रचना है? यह राजशेखर की रचना है। यह राजशेखर की रचना है। तो काव्य मीमांसा में इससे संबंधित कुछ उद्धरण प्राप्त होते हैं। एक अरबी ग्रंथ है मजमत उल तवारीख, मलमत या मजमत है, मजमत उल तवारीख, मजमत उल तवारीख, यह अबुल हसन की रचना है। यह अबुल हसन की रचना है। इसमें भी जो है इससे संबंधित कुछ उद्धरण प्राप्त होते हैं। रामगुप्त के ऐतिहासिकता से संबंधित कुछ उद्धरण प्राप्त होते हैं। एक अभिलेख है संजन अभिलेख। संजन अभिलेख, संजन अभिलेख जो है आपका राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का इस संजन अभिलेख से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और कांबे एवं सांगली अभिलेख, कांबे एवं सांगली अभिलेख जो कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ, राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ से संबंधित हैं। इसके माध्यम से भी हमें रामगुप्त के संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो कि उसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के लिए बड़े प्रमाण हैं। और एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयास किसने किया, या रामगुप्त के इतिहास का पुनर्निर्माण करने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो थे राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। मित्रों आपसे हमारा एक प्रश्न है यहाँ पे राखल दास बनर्जी से। राखल दास बनर्जी का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो किस परिप्रेक्ष्य में उनका नाम उससे जुड़ा हुआ है उसके संबंध में कमेंट्स बॉक्स में आप उसका उत्तर जरूर देखिएगा। तो राखल दास बनर्जी ने सबसे पहले जो है 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में रामगुप्त की ऐतिहासिकता को या उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया था। और वो उन्होंने कहाँ पर किया था? तो वो था BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था। उस व्याख्यान माला का नाम था मनीन्द्र चंद्र नंदी। मनीन्द्र, ये सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता। मनीन्द्र चंद्र नंदी व्याख्यान माला कहाँ पे आयोजित की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में। कब की गई थी? 1924 में। और उसी व्याख्यान माला में आर.डी. बनर्जी ने जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया। और सबसे पहले जो है एक विद्वान थे सिल्वा लेवी। क्या नाम था? सिल्वा लेवी। तो सिल्वा लेवी ने जो है 1923 में, कब? 1923 में सबसे पहले यह पता लगाया कि नाट्य दर्पण में देवी चंद्रगुप्तम के 6 उद्धरण हैं। अभी ऊपर हमने आपको बताया कि नाट्य दर्पण में देवी चंद्रगुप्तम के 6 उद्धरण प्राप्त होते हैं। तो इसका पता किसने लगाया था? सबसे पहले 1923 में सिल्वा लेवी ने इसका पता लगाया था। तो काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के लिए कुछ और साक्ष्य हैं। जैसे एक है दुर्जनपुर जैन मूर्ति अभिलेख है, दुर्जनपुर जैन मूर्ति अभिलेख। दुर्जनपुर जैन मूर्ति अभिलेख जो है यह कहाँ पे है? बेसिकली जो है विदिशा में है। कहाँ पे? यह विदिशा में है। और यहाँ से कुल 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई। 3 मूर्तियां प्राप्त हुई जो कि जैन तीर्थंकरों से संबंधित हैं। इनमें से एक मूर्ति है आपकी, वो है पुष्पदंत की। एक मूर्ति है पुष्पदंत की जो कि एक जैन तीर्थंकर थे। और 2 मूर्तियां हैं चंद्रप्रभु की। 2 मूर्तियां हैं चंद्रप्रभु की और एक मूर्ति है पुष्पदंत की। ये 3 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और सबसे पहले इसी अभिलेख में, किसमें? दुर्जनपुर अभिलेख में। भी प्रश्न आता है कि सबसे पहले जो है किस अभिलेख में रामगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है? तो दुर्जनपुर अभिलेख में रामगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। महाराजाधिराज की उपाधि से संबोधित किया गया था। वह है दुर्जनपुर
जैन मूर्ति अभिलेख। या रामगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि किस अभिलेख में प्राप्त होती है? तो दुर्जनपुर जैन मूर्ति अभिलेख है। हमारा अगला प्रश्न है, एक मिनट यहाँ पे, पुष्यमित्र के उस गुरु का क्या नाम था जिसने, पुष्यमित्र के उस गुरु का नाम क्या था जिसने उसकी चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की भांति सहायता की थी? तो उसका नाम था पतंजल। विकल्प ए हमारा सही है। पतंजल जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित थे जिन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी और महाभाष्य को जो है अष्टाध्यायी पर एक टीका माना जाता है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पे एक टीका माना जाता है और वह पुष्य के गुरु थे, उनके राजपुरोहित थे। प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि जो पतंजल थे वो कहाँ के निवासी थे? असिस्टेंट प्रोफेसर एडर वाले में पूछा गया था एक बार, तो वो गोनर्द के निवासी थे। वो कहाँ के निवासी थे? गोनर्द के निवासी थे। किस विद्वान को शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है? शेषनाग का अवतार पतंजल को कहा जाता है। और एक प्रश्न और आता है, महाभाष्य से आहनिक का संबंध किससे है? तो आहनिक जो है महाभाष्य से संबंधित है। महाभाष्य के प्रत्येक अध्याय को हम लोग आहनिक कहते हैं। कुछ उपाधियां इनसे संबंधित महत्वपूर्ण हैं, जैसे है गोड़िका पुत्र। गोड़िका पुत्र किसकी उपाधि थी? पतंजल की उपाधि थी। गोनर्दी किसकी उपाधि थी? पतंजल की उपाधि। शेषाही किसकी उपाधि थी? पतंजल की उपाधि थी। एक प्रश्न और आता है कि किस ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है कि यौनों ने साकेत एवं माध्यमिका पर आक्रमण किया था? तो यौनों ने साकेत एवं माध्यमिका पर आक्रमण किया था, वह पतंजल के महाभाष्य से उसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाले विभिन्न शक राजवंशों से उनके शासकों को सुमेलित कीजिए। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत पर जो है शक करने वाले शकों की दो शाखाएं थी। एक थी उत्तरी शाखा के शक और एक थे पश्चिमी शाखा के। ठीक है, उत्तरी शाखा और पश्चिमी शाखा। तो उत्तरी शाखा में आपके आते थे तक्षशिला के शक और मथुरा के शक, और पश्चिमी शाखा में आते थे नासिक के शक और उज्जैन के शक। ठीक है, और हमने उसको बताया था कि उनके संस्थापक कौन थे, उनके प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो एक बार यहाँ पे पुनः उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो ए में है तक्षशिला के शक। तो तक्षशिला के शक क्या सुमेलित करना है इनको? तो तक्षशिला के शक का संस्थापक या क्या पूछा गया है? संस्थापक या उससे संबंधित महत्वपूर्ण शासक हैं। तो तक्षशिला के शासकों में मेउस, एजस प्रथम, एजलसस और एजल द्वितीय। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा 4। माउज जो लिखा है उसको मेउस भी कहते हैं। माउस हो, एजस प्रथम हो, एजलसस हो, एजस द्वितीय हो। तो ए में हो गया 4। इसके बाद मथुरा का शक। मथुरा के शकों में 2 शासक प्रसिद्ध थे, सोडास और राजुल। तो राजुल संस्थापक था और सोडास उसका महत्वपूर्ण शासक था। तो मथुरा में हो जाएगा 3। तो 4, 3। इसके बाद पश्चिमी भारत का आशा यहाँ से है नासिक से। यहाँ पे उसका अर्थ है नासिक पे, जहाँ की क्षहरातों की जो कि एक शाखा थी। पश्चिमी भारत जो नासिक में क्षहरात वंश के शासन करते थे और उज्जैन में कार्दमक वंश के करते थे। तो भूमक और नहपान का नाम आ जाएगा नासिक में, तो एक यहाँ आ जाएगा। और उज्जैन में आपका रुद्रदामन हो जाएगा, जो कि किस वंश का था? कार्दमक वंश का था। काफी महत्वपूर्ण है। रुद्रदामन कार्दमक वंश का था, नहपान क्षहरात वंश का था। तो 4, 3, 1, 2 हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं 4, 3, 1, 2 विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे सुमेलित देखना कि हमारा कौन सा विकल्प सुमेलित है। यहाँ पे कुछ अभिलेखों के और ताम्रपत्र लेखों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित शासकों के नाम दिए गए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख, तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख जो है किसका है?
वह वर्धन वंश के शासक हर्ष से संबंधित है। तो यह तो आपका ईशान बर्मन से संबंधित नहीं, विकल्प आपका गलत हो गया। विकल्प बी है जूनागढ़। तो जूनागढ़ अभिलेख पे कई बार चर्चा हुई है, किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख अगर देखा जाए तो सबसे संबंधित है रुद्रदामन, रुद्रदामन से संबंधित, अशोक से संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। तो मिहुर भोज दिया गया, तो यह विकल्प भी आपका गलत है। विकल्प सी है संजन ताम्रपत्र लेख। तो संजन ताम्रपत्र लेख जो है राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का है, यह विकल्प हमारा सही है और हमारा सही आंसर संजन ताम्रपत्र लेख ही होगा। और विकल्प डी मथुरा स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का नहीं है। मथुरा स्तंभ लेख किसका है? मथुरा स्तंभ लेख जो है कनिष्क का है और वह उसके शासन काल का अंतिम अभिलेख है। मथुरा स्तंभ लेख जो है कनिष्क के शासन काल के 23वें वर्ष का अभिलेख है या उसके शासन काल का अंतिम अभिलेख है। तो विकल्प डी भी गलत है। तो विकल्प सी संजन ताम्रपत्र लेख अमोघवर्ष से संबंधित है हमारा सही आंसर है। यहाँ आपका जो बांसखेड़ा अभिलेख है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख, कभी कभी इसकी पूछी जाती है कहाँ पे है। तो बांसखेड़ा अभिलेख जो है यह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है। इसका समय पूछा जाता है तो 628 ईस्वी। किससे संबंधित है? तो यह हर्ष से संबंधित है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हर्ष का प्रथम अभिलेख कौन सा है? हर्ष का प्रथम अभिलेख, तो हर्ष का प्रथम अभिलेख कौन सा है? आपका बांसखेड़ा अभिलेख है। किस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं? किस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं? तो बांसखेड़ा अभिलेख में ही हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। किस अभिलेख में हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है? किस अभिलेख में हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया? तो बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है। और एक प्रश्न और आता है, नेट में पूछा गया है कि बांसखेड़ा अभिलेख के संबंध में ही है कि बांसखेड़ा अभिलेख या ताम्रपत्र लेख जो है वह हर्ष ने कहां से जारी किया था? वह कहां से जारी किया था? तो बांसखेड़ा लेख को हर्ष ने जो है बंगाल के वर्धमान कोट से, बंगाल के वर्धमान से एक वहां पे एक सैनिक शिविर लगा हुआ था, जय स्कंदवार, जय स्कंदवार, स्कंदवार शिविरों को कहा जाता था। तो इस शिविर का नाम था जय स्कंदवार से इसने जो है इसको जारी किया था जब वह शशांक के दमन के लिए गया हुआ था। और इसमें जो है नरवर्धन से लेकर राजवर्धन तक की संपूर्ण वंशावली जो है दी गई है। और कौन इसका रचनाकार था? तो इसका रचनाकार जो है ईश्वर था और भानु नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखाया गया था। भानु व्यक्ति ने इसको आदेश दिया था और ईश्वर द्वारा लिखा गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कनिष्क प्रथम जो कि कुषाण शासक था के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो कनिष्क ने जो है जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है उसको अपने शासन काल के तीसरे वर्ष में जारी किया था, लिखवाया था। तो 78 ईस्वी में सिंहासनारोहण हुआ था उसका। तो 78-3 81 ईस्वी जो है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी है। और इस अभिलेख में जो है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख में, इसके पहले की वीडियो हम लोगों ने चर्चा किया है, इसमें जो है क्षत्रप और महाक्षत्रप और क्षत्रपों के नाम दिए गए हैं। जैसे मथुरा का महाक्षत्रप था खरपल्लान। खरपल्लान कहाँ से संबंधित है? खरपल्लान मथुरा से संबंधित है। कनिष्क के समय में मथुरा का महाक्षत्रप था खरपल्लान। वाराणसी वनस्पर था। और पश्चिमी भारत में लल एवं लईक थे। और इन सबका विवरण किससे हमें प्राप्त होता है? आपके कनिष्क प्रथम के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख से। नेक्स्ट हमारा है उत्तरी केरल के
11वीं शताब्दी के मूषिक राजवंश का विवरण लिखा गया, तो उत्तरी केरल के 11वीं शताब्दी के मूषिक राजवंश का विवरण जो है, इसमें अरुल नहीं है बल्कि ये अतुल है, ये अतुल है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। विकल्प सी अतुल जो है उन्होंने मूषिक राजवंश का इतिहास लिखा है, और मूषिक राजवंश का जो शासन था केरल के उत्तरी तटीय क्षेत्र पर था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वातापी कोंड उपाधि से विभूषित था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वातापी कोंड की उपाधि जो, इस पे भी कल चर्चा हुई है, नरसिंह वर्मन प्रथम की थी। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। नरसिंह वर्मन जो है प्रथम कौन सा पल्लव शासक था? वह एक पल्लव शासक था, और उसने जो है वातापी के जो चालुक्य थे, वातापी के जो चालुक्य थे, उसमें वातापी का चालुक्य शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, जिसके संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख है। तो जो नरसिंह वर्मन है उसने दो बार पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, और अंतिम रूप से 642 ईस्वी में उसको पराजित करके वातापी को मतलब पर अधिकार कर लिया, और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। और जो आपका वातापी नरेश पुलकेशिन द्वितीय था, वह युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। उसके पहले भी जो पराजित हुआ था तो उसने भागने का प्रयास किया था, और इसके संबंध में सूचना प्राप्त होती है कि जो नरसिंह वर्मन ने है उसकी पीठ पे जय शब्द अंकित करवाया था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं नरसिंह वर्मन का समय क्या था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम का जो समय 630 से लेकर 668 ईस्वी है, और यह जो पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और इसने पुलकेशिन द्वितीय को जो है परियाल, सूरमार, ये सब का जो कल की वीडियो में हमने चर्चा किया है, परियाल, सूरमार, मणिमंगलम के युद्ध में उसको पराजित किया था। और एक अभिलेख है कूरम अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है कि नरसिंह वर्मन की विजय का वर्णन इसमें है। नरसिंह वर्मन की विजय का वर्णन है, और कूरम अभिलेख से में बताया गया कि युद्ध भूमि से भागते हुए पुलकेशिन की पीठ पर पट्टी लगाकर विजयाक्षर अंकित करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन ने। और इसका एक प्रसिद्ध सेनापति था, उसका नाम था सिरतोंड की सहायता से ही इसने पुलकेशिन द्वितीय पर विजय प्राप्त की थी। काफी महत्वपूर्ण है। तो यह वातापी में विजय प्राप्त करने के पश्चात जो है उसने वहां पर एक अपना विजय स्तंभ अंकित करवाया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नरसिंह वर्मन ने अपना विजय स्तंभ कहां पे अंकित करवाया था? तो वातापी में उसने अपना विजय स्तंभ कराया था। और इसके जो है और कुछ महत्वपूर्ण संबंधित हैं, जैसे है महाबलीपुरम की स्थापना किसने कराई थी? महाबलीपुरम की स्थापना, तो महाबलीपुरम की स्थापना किसने कराई थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराई। एकास्मक रथ मंदिर, एक ही पत्थर से बने हुए एकास्मक रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मामल्ल शैली का प्रतिपादक कौन था? यह जो है मंदिर निर्माण की एक शैली थी, वास्तु निर्माण की एक शैली थी, मामल्ल शैली। तो मामल्ल शैली का प्रतिपादक कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। किसको महामल्ल की उपाधि दी गई थी? जिस प्रकार से वातापी कोंड की उपाधि बहुत महत्वपूर्ण, उसी प्रकार से महामल्ल की उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा पहलवान इसका अर्थ होता है। तो महामल्ल की उपाधि भी नरसिंह वर्मन फर्स्ट की थी। और इसने लंका के विरुद्ध भी अपने 2 अभियान किए थे। लंका के विरुद्ध इसने 2 अभियान किए थे। और एक लेख है कसाकुडी लेख, कसाकुडी अभिलेख है। तो कसाकुडी अभिलेख में जो है नरसिंह वर्मन की तुलना भगवान श्री राम से की गई है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर विकल्प सी नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, कुछ वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी न होने पाए, एक बार देख लेता हूँ। एक प्रश्न और कर लेता हूँ, इसके बाद के प्रश्न जो है उस पर सब कल चर्चा होगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो किसने पुष्यमित्रों को पराजित किया? पुष्यमित्र जो है, इसके पुष्यमित्रों के संबंध में भी आपसे पिछली वीडियो में चर्चा हुई है। पुष्यमित्र ये जो एक जाति थी, नर्मदा नदी के आसपास निवास करने वाली जाति थी, और पुष्यमित्रों को जो है, ये जो गुप्त शासक था कुमारगुप्त, गुप्त शासक कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त के शासन काल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय जो कुमारगुप्त ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त को पुष्यमित्रों से संघर्ष के लिए भेजा था, और स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को परास्त किया था, पराजित किया था। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, स्कंदगुप्त। अगर शासक पूछा जाएगा तो घटना किसके समय की है? कुमारगुप्त के समय की है, लेकिन विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इस विद्रोह का दमन कुमार स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। और इस कभी कभी कुमारगुप्त का समय पूछ लिया जाता है, तो 415 से लेकर 455 ईस्वी जो है कुमारगुप्त का समय है। और ये पुष्यमित्रों का जो आक्रमण हुआ था, इसके संबंध में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभलेख से। भीतरी स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है, और पुष्यमित्रों के आक्रमण का एकमात्र स्रोत है। पुष्यमित्रों के आक्रमण के जानकारी में स्रोत के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है। इसमें बताया गया कि पुष्यमित्रों के आक्रमण के कारण, यह सेंटेंस भी एक बार मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूं क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। पुष्यमित्रों के आक्रमण के कारण गुप्त राजवंश की लक्ष्मी विचलित हो गई थी। इसी कारण युवराज स्कंदगुप्त को 3 रातें, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था किसी परीक्षा में, कितनी रातें जागनी पड़ी थी? तो जब गुप्त राजवंश की लक्ष्मी पुष्यमित्रों के आक्रमण के कारण विचलित हो गई थी, तो युवराज स्कंदगुप्त को कुल 3 रातें जागकर पृथ्वी पर शयन करके बितानी पड़ी थी। लेकिन उसने अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया और अपनी माता के पास वैसे ही पहुंचा जैसे श्री कृष्ण जो है देवकी के पास गए थे। ठीक है, देवकी के पास गए थे। लेकिन जब जैसे ये भी आता श्री कृष्ण का उल्लेख जो है कि या श्री कृष्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। तो जब स्कंदगुप्त अपनी माता के पास पहुंचा तो उसने अपनी माता को विधवा पाया, मतलब उसके पिता की उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी और गुप्त साम्राज्य का जो सिंहासन हुआ खाली था। और 1-2 ग्रंथ हैं वायु पुराण, पुराणों में वायु पुराण एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, किसकी रचना है? भद्रबाहु की रचना है। कल्पसूत्र से भी ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र जाति जो नर्मदा नदी के तट पर मेकल प्रदेश, मेकल प्रदेश कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर तटवर्ती क्षेत्र है, तो मेकल प्रदेश में रहती। तो इस प्रश्न का प्रश्नगत उत्तर विकल्प भी स्कंदगुप्त सही है। मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बार बार देखिएगा, जिससे आने वाले परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं है। वीडियो में मैं केवल प्रश्न के उत्तर पे ही चर्चा नहीं कर रहा हूं, बल्कि उससे संबंधित कितने और प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने अगर कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।